नमस्कार। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य शर्मा। कहते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ परिवार का निर्माण स्वस्थ मनुष्य से ही होता है और गर्भावस्था के दौरान जो है महिलाओं और बच्चों में काफी ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है और वो चुनौतियां इसलिए सामने आती हैं क्योंकि जागरूकता की कमी हो जाती है और इस जागरूकता की बेहद जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि हर माँ की इच्छा रहती है कि गर्भावस्था और प्रसव के समय उसे परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वे एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे। आज हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षित प्रसव के लिए क्या करना चाहिए, कौन से लक्षण जो हैं वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और साथ ही ये भी समझेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर मातृत्व और शिशु के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए और साथ ही सही पोषण और निश्चित समय पर टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप मां बनने की तैयारी कर रही हैं, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ पोषण या टीकाकरण से संबंधित कुछ पूछना चाहती हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। जी हाँ, ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं, दोहरा देते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, यानी कि इस पर आप फोन करेंगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आइए इसी के साथ आपको हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो भी बता देते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा मातृत्व और शिशु जीवन की बुनियाद, एक जागरूकता। जी हाँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं और साथ ही साथ जो हमारे शिशु हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर कैसे बना रहे, इस पर आज हम 1 घंटे के दौरान चर्चा करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपकी समस्याओं के समाधान आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पी के सक्सेना। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर हैं और आज हम इनसे समझेंगे गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं और साथ ही साथ मां के स्वास्थ्य पर भी ये प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर सक्सेना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गुप्ता। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बाल रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो बच्चे के कुपोषण के कारण और लक्षण पर आज प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। तो बिल्कुल, आज के कार्यक्रम के जो विषय हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। गर्भवती महिलाओं, माँ और साथ ही साथ शिशु के स्वास्थ्य के संबंध में आपके पास कोई भी सवाल हैं तो आप अपने सवाल हमसे पूछने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में एक नियम है। इसी नियम से हम और आप सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड और गर्भ दोनों में द्रव्य भी है और ऊर्जा भी है। और जहां इसी नियम के तहत एक वृक्ष करोड़ों बीजों को जन्म दे रहा है, कुछ खिल रहा है तो कुछ मुरझा भी रहा है, वही गर्भ के अंदर इस ब्रह्मांड में भी एक बीज बढ़ रहा है। फेफड़े हवा पी रहे हैं। पेट के अंदर के इस ब्रह्मांड में खून दौड़ रहा है और धीरे धीरे आकार लेता हुआ शिशु का शरीर जन्म लेने के लिए व्याकुल हो रहा है ना कमाल की बात? जी हाँ, यही तो है निरंतर चलने वाला सृष्टि का विकास। सृष्टि यानी माँ। जी हाँ, माँ। इस एक शब्द को सुनने के लिए नारी अपने सारे अस्तित्व को दांव पर लगा देती है। नारी अपने कोरे कुंवारे रूप में जितनी सलोनी दिखती है, उतनी ही सुहानी वो विवाहिता होकर भी लगती है। लेकिन उसका नारीत्व तो तभी संपूर्णता को प्राप्त होता है जब आपार कष्ट के बावजूद वो मां बन जाती है और फिर एक गुदगुदाता जीवन उसके कलेजे से आ लगता है। तब
हर्ष से चमकते इनके चेहरे, लाज और लावण्य से दिपदिपाते इनके भाव को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। बस आवश्यकता होती है कुछ सावधानियों की, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने कोख दी है और मां बनाई है। जी हाँ, किसी महिला को मां के दर्जे तक पहुंचाने वाले 9 महीने काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं 9 महीनों के दौरान जहां माता की पेट में शिशु को कोमल नाल के जरिए मां की ही श्वास से श्वास मिलती है, इसलिए जरूरी है जानकारी और जागरूकता की, क्योंकि गर्भधारण के दौरान इन्फेक्शन, असुरक्षित गर्भपात या फिर ब्लड प्रेशर जैसी वजहों से हर साल जन्म देते समय तकरीबन हजारों महिला या नवजात शिशु या दोनों की ही मौत भी हो जाती है। बता दें, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महिलाएं किसी भी समाज की मजबूत स्तंभ होती हैं। तो बच्चे होते हैं देश के भावी भविष्य। ये भविष्य है सेहत के 7 रंगों का, जो जोड़ता है हर नौनिहालों को स्वस्थ जीवन से। भारत में 30% बच्चे हर साल पूर्ण टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, इसलिए मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं सहित जन्म से लेकर 2 साल के बच्चों को 7 प्रकार की बीमारियों से रोकथाम के लिए टीके लगाना है, क्योंकि आप माँ हैं। क्योंकि माँ है तो बच्चों का किनारा है, माँ है तो पीढ़ियों का जीवन भी निराला है। सबसे ऊंचा और अनमोल। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, ये बल है माँ का भी और उनके बच्चे को बीमारियों से बचाने का भी। जन जागरूकता से भरपूर एक अभी आपने ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखी। आइए इसके साथ हमारे कार्यक्रम की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर मैं हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं उन पर प्रकाश डालना चाहूंगी और डॉक्टर सक्सेना आपके पास आना चाहूंगी। ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर तमाम अब सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं हमारी सरकार द्वारा भी और उपलब्ध हैं भी, लेकिन किसी कारणवश अभी भी वहां की महिलाएं जो हैं उस सुविधा का लाभ नहीं ले रही हैं। प्रसव के लिए वो दाइयों पर भरोसा करती हैं। कितना सुरक्षित है ये? हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारी ग्रामीण महिलाओं को? हमारे देश में अब बहुत सारी सरकारी सुविधाएं गांव-गांव में, शहर-शहर में उपलब्ध कराई गई हैं, क्योंकि माँ बनने के टाइम, प्रसव के टाइम सबसे ज़्यादा जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि अस्पताल में डिलीवरी, इसका जो रेट है अब 40% से लेके 80% हो गया है और उसी की वजह से प्रसव के दौरान होने वाली माताओं की मौत और जटिलताएं काफ़ी कम हो गई हैं। अगर एक महिला अस्पताल में या सरकारी सुविधा में ना जाके घर पे या दाइयों से डिलीवरी कराती हैं तो ऐसे में बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और बच्चा होने के टाइम अटक सकता है, उसकी दिल की धड़कन कम हो सकती है। दाइयों के पास स्टेथोस्कोप नहीं हो सकता तो वो पता नहीं लगा सकती कि बच्चे की दिल की धड़कन कम हो रही है, कब ऑपरेशन की ज़रूरत है और किसी भी समय बच्चेदानी से बहुत ज़्यादा खून जा सकता है। हमारे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत का जो कारण है वो पीपीएच है। पीपीएच यानी डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा रक्तपात, बहुत ज़्यादा खून जाना। तो और नीचे से कई बार बच्चा आते समय अटक सकता है या उल्टा या आड़ा या टेढ़ा हो सकता है, तो उसके दौरान पेरिनियल टीयर्स यानी कि नीचे के रास्ते में चोट लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें बचाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप किसी सरकारी सुविधा में, चाहे प्राइमरी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपनी डिलीवरी कराएं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है दाइयों से घर पर ही प्रसव करवाना। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो किसी भी सरकारी जो अस्पताल हैं अपने आसपास या फिर स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर जाकर के पूरी सुविधाएं आप उनका लाभ ले सकते हैं। वहीं पर जाकर आप डिलीवरी करवा
करवाएंगी, प्रसव करवाएंगी, तो ये आपके लिए भी बहुत सुरक्षित रहेगा, साथ ही साथ आपका जो नवजात शिशु है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित ये होगा कदम। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और अब डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम किसी शिशु को किसी बीमारी के खिलाफ टीका लगवा देते हैं तो क्या ये माना जा सकता है कि उस शिशु को वो बीमारी नहीं होगी आगे चलकर? ये ज़रूरी नहीं है। टीकाकरण के बाद जो प्रतिशोध प्रोटेक्शन रेट होता है वो हर बीमारी के लिए अलग अलग होता है, तो ये डिपेंड करता है कि बीमारी किस बीमारी के लिए टीका लगाएं। बट कुछ ना होने से अच्छा है कि आप टीकाकरण ज़रूर कराएं। और अगर हम एग्जांपल एक उदाहरण दें तो अभी हमारे सरकार ने MR कैंपेन चलाया है। MR कैंपेन हमने इसलिए चलाया है कि लोगों को जागरूकता नहीं है, तो हम घर घर जाके स्कूल जाके सबको MR की वैक्सीन्स लगा रहे हैं, 9 महीने से लेके 15 साल से तक के उम्र के बच्चों को। तो MR एक ऐसी वैक्सीन है जो कि किसी भी बच्चे को कम से कम 2 बार लगे तो उसका जो बीमारी रोकने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है जी। तो इस कैंपेन में हम सारे बच्चों को लगा रहे हैं जिनको पहले वैक्सीन लगी भी है, टीका जिनको लगा भी है उनको भी लगा दोबारा लगवा रहे हैं। तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अगर टीका लगवा लिया है तो ये मानना जरूरी नहीं है कि अब वो बीमारी हो ही नहीं सकती। हाँ, उससे कुछ हद तक बचाव जरूर हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य कदम उठाने भी बेहद जरूरी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये बात नहीं कहनी है कि टीका लग गया था तो अब बीमारी होगी ही नहीं। बीमारी फिर भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है और इसके लिए आपको अपने बच्चे का बेहतर तरीके से ख्याल रखने की भी जरूरत है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक कॉलर यानी कि आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायबरेली से हमें ब्रजेश जी ने फोन किया है, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी ब्रजेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी मैम, मैडम को हमारे खांसी आ रही है और सर्दी लेके बुखार आ रहा है। खांसी और बुखार हो रहा है? जी मैम। जी, ये आपकी जो पत्नी है उन्हें हो रहा है? जी मैम। किन्हें हो रहा है ये खांसी और बुखार? आपके बच्चे को हो आपके रहा है? बच्चे को या पत्नी को? नहीं, पत्नी को। पत्नी को। जी बिल्कुल। क्या वो अभी गर्भावस्था में है? जी मैम। जी, क्या समय चल रहा है? जी मैम, छठा महीना चल रहा है और खांसी और बुखार हो रहा है। डॉक्टर सक्सेना, आप कुछ पूछना चाहेंगे? वैसे तो सर्दी का मौसम है ही, हो सकती हैं ये बीमारियां, लेकिन और भी क्या कुछ कारण हो सकते हैं? आपको ज़रूरी है कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि खांसी और उनको खांसी है, बलगम है, सब नहीं निकलता मैम, सूखी खांसी है। सूखी खांसी है। तो एक बार डॉक्टरी जांच कराना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा फ्लू, निमोनिया ऐसी बीमारियां चल रही हैं और अगर माँ को इन्फेक्शन होता है तो उसका असर बच्चे पे भी पड़ सकता है। और डॉक्टरी जांच करके स्टेथोस्कोप से देखकर ही हम बता सकते हैं कि किस कारण से कितनी गंभीर ये समस्या है। लेकिन किसी भी बुखार की वजह से बच्चे की जान का भी खतरा हो सकता है और पानी की कमी हो सकती है और बच्चे की जान का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी को डॉक्टरी जांच कराएं और उचित इलाज करें। इसके अलावा भाप लें। खांसी के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के सुबह शाम गरारे करें और अच्छे से कपड़े पहन के रखें और थोड़ा अपने को गर्म रखें। गरम कुछ चीज़ें, पानी, चाय, दूध, ये सब गरम चीज़ें पिएं, तो इससे भी काफी बचाव हो सकता है। और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई ना दें, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो वैसे भी सलाह दी जाती है कि गर्भावस्था के दौरान कोई भी ऐसी ही दवाई नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो आम आदमी को ही नहीं लेनी चाहिए, लेकिन गर्भावस्था में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप बिल्कुल जल्द से जल्द एक बारी डॉक्टर को जरूर दिखा लें अपनी पत्नी को, और जैसी वो सलाह देते हैं उसके अनुसार ही आप बचाव कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और अब डॉक्टर सक्सेना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गर्भावस्था के दौरान बहुत तरह के बदलाव आते हैं एक महिला के शरीर में। बात कर ले, चाहे हम शारीरिक बदलाव कह ले, चाहे हम मानसिक बदलाव कह ले, उसे वो सब झेलने पड़ते हैं, उन सब का सामना भी करना पड़ता है। तो कौन कौन से वो बदलाव होते हैं और कैसे उन सबको सकारात्मक रूप से अपनाया जाए?
प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। इसमें ऐसा रहता है कि खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब दूसरी तिमाही के बाद बढ़ने के चांसेस होते हैं, और खून की कमी होने के कारण माँ और बच्चे दोनों को ही पूरा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इस समय अंदर बच्चा भी ग्रो कर रहा होता है, इसकी वजह से अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा काफ़ी महिलाओं को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है, और क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उनका वजन बढ़ रहा है, उनके अंदर उनके पैरों में कई बार सूजन आ जाती है, शरीर पे सूजन आ जाती है, और स्किन जैसे चमड़ी जो है उस पे थोड़ा काले धब्बे आ जाते हैं, कई बार शरीर में खुजली आनी शुरू हो जाती है। ये सब प्रेगनेंसी की वजह से है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार डॉक्टर के संबंध में रहें, कांटेक्ट में रहें, एंटीनेटल अपना प्रसव के होने से पहले वाली जांचें टाइम टाइम पे कराती रहें, और अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जी बिल्कुल। अगर आप पानी ठीक से पिएंगी, खान पान का ध्यान रखेंगी और टीकाकरण ठीक समय पे कराएंगी, डॉक्टरी जांच कराती रहेंगी, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले ही पता चल जाएंगी और आप स्वस्थ रहेंगी। जी बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। खान पान का ध्यान रखना है, समय समय पर डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, उनसे चर्चा करनी है कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, उसका समाधान आप तक पहुंचाएंगे हमारे जो डॉक्टर्स हैं। और साथ ही साथ हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, गर्भावस्था एक बहुत अच्छा फेज़ है जिसे हम सभी को, यानी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें एंजॉय करना चाहिए। आगे आप एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली हैं। बिल्कुल, इस दौरान आपको और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मां के स्वास्थ्य की, यानी कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की, और साथ ही साथ हमारे शिशुओं के स्वास्थ्य को आप बेहतर किस प्रकार बनाए रख सकते हैं उसके बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वो हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए देश के 2 जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से ज्ञानेंद्र जी ने हमें कॉल किया है, आइए का सवाल जान ले। हेलो 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 जी ज्ञानेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी मैम नमस्कार जी, अपना सवाल पूछें। जी मैम, ये जैसे बच्चा है अभी 1 हफ्ते का है मैम, जी तो जैसे ही माँ दूध पिलाती है तो उल्टी करता है बच्चा। जी, 1 हफ्ते का बच्चा है और जैसे ही स्तनपान कराया जाता है तो उल्टी कर देता है। ज्ञानेंद्र जी जय हिंद। मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि बच्चा पेशाब कितनी बार करता है? 5-6 बार 24 घंटे में कर लेता है पेशाब? हेलो ज्ञानेंद्र जी, लगता है इनसे संपर्क जो है वो टूट गया है, फिर भी आप बता दें कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं इनके। देखिए, बच्चे के होने के शुरुआती कुछ महीनों में बार बार स्पिट करना, जैसे दही दूध पिलाते हैं बट कहते हैं लोग आके हमारे पास कि बच्चा दही जैसा निकालता है, और वो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, और जनरली दूध पिलाने के थोड़ी देर के बाद होता है। तो इसका कारण ये है कि जब बच्चा दूध पीता है तो थोड़ा हवा भी सक करता है, तो हवा बाहर निकलेगी, तो हवा जब बाहर निकलती है तो वो अपने साथ थोड़ा सा दूध भी लेके निकलती है, जो दूध पेट में जाके थोड़ा जम सा जाता है, और हम उसको वो कहते हैं कि कर्ड या दही की तरह निकलता है। ये नॉर्मल है, कुछ महीने तक ऐसा होता है, बट नॉर्मल के एबनॉर्मल कब होता है उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि बच्चा दूध प्रचुर मात्रा में पी रहा है कि नहीं,
पेशाब कम से कम 24 घंटे में 5-6 बार कर रहा है कि नहीं, और उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ये बीमारी नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाती है कुछ महीनों में। कुछ बच्चों को 2 महीने लगते हैं, कुछ को 1 महीना और कुछ को 6 महीने। तो ये हर बच्चे के हिसाब से बदलती रहती है और इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये उसके बाद भी रहती है और बच्चा वजन नहीं बढ़ता है बच्चे का, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बीमारी इसी तरीके से प्रेजेंट करती है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। जी जी बिल्कुल। तो ज्ञानेंद्र जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती समय में ऐसा होता है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी है। और जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि किन बातों का ध्यान रखना है, उन पर भी आप बिल्कुल निगरानी रखिए। और अगर वैसा आपको नॉर्मल सब नज़र आ रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत, ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और अब इसके लिए हम थोड़ा सा सुधार और कर सकते हैं। दूध पिलाने के बाद हम कहते हैं बॉब, मतलब डकार दिलाना। तो आप कंधे पे लेके बच्चे को थोड़ी देर के लिए डकार दिलवाइए, तो ये परेशानी खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। तो डकार दिलवानी बहुत जरूरी हो जाती है। वो कंधे पर ले लें और फिर उसको हल्का सा पीठ पर थप्पी दे करके आप डकार दिलवा सकते हैं। और फिर देखिए, ये समस्या आपके बच्चे को परेशान करेगी ही नहीं। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे। और अब मैं डॉक्टर गुप्ता आपसे ही जानना चाहूंगी, अभी आपने गैस्ट्रो रिफ्लक्स के बारे में जानकारी दी, अभी बताया कि ये बीमारी भी आगे चलकर हो सकती है। तो नवजात शिशुओं में कौन कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जो होती हैं? नवजात शिशुओं के लिए जो गंभीर बीमारियां हैं, एक तो न्यूमोनिया है, डायरिया है, दस्त होना है, और कुछ जो बच्चे कम वजन के होते हैं या कम दिन पे, जैसे 9 महीने पेट में ना होने के बजाय 7 महीने पे, 8 महीने पे हो जाए, तो वो अपने आप में उनकी जो अंदर की सारा सिस्टम है वो उतना मेच्योर नहीं होता, तो वो प्रोन होते हैं बीमारी, जैसे दस्त के लिए, निमोनिया के लिए। और ऐसे बच्चे दूध पीने में भी दिक्कत करते हैं, तो जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। साथ में उनका वजन कम है तो इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है। और शुरू के पहले महीने में, जैसे कि इस टाइम ठंड का सीज़न है, तो ठंड से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कंगारू मदर केयर करिए। उसमें क्या करना है कि बच्चे को और माँ को शरीर को एकदम चिपका के रखना है और ऊपर से शॉल या चादर से आपको ढक लेना है। और ठंड से बचाने का इससे बढ़िया और सस्ता उपाय कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है कि दूध माँ का पिलाएं। माँ का दूध बहुत आसानी और बिना किसी खर्च के होता है और सबसे बढ़िया दूध है, वो हर बीमारियों से बच्चे को बचा के रखता है। तीसरी चीज़ है, बच्चे को टीकाकरण सही टाइम पे लगाएं जी। और चौथी चीज़ है कि साफ सफाई का बहुत ध्यान दें। ये अगर आप करते हैं तो बच्चे को बचाना बहुत इजी होगा। जी बिल्कुल। तो ये बीमारियों का खतरा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल। अब डॉक्टर सक्सेना, आपका रुख करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, कोई भी महिला अगर गर्भवती होना चाहती है, गर्भधारण करना चाहती है, तो उससे पहले डायबिटीज़ का टेस्ट तो करवाना ही होता है, और भी कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो ज़रूरी हो जाते हैं? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन अभी एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल ले लेती हूँ। इस वक्त मध्य प्रदेश से सीताराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल पहले जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम, बोलें। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, मैं अपना सवाल पूछे सीताराम जी। मैं ये बोल रहा था, जाता और बच्चे आपकी आवाज जो है वो साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं ये बोल रहा था बच्चे जहाँ तक हम आपकी बात समझ पा रहे हैं वो यही है कि समय से पहले जो है माहवारी आ जाती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या हो सकता है डॉक्टर सक्सेना, क्या ये कोई बीमारी का संकेत है? माहवारी कितने दिन में आ जाती है? वो समय से पहले आ जाती है। सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज। माहवारी आने का समय 1 महीने में एक बार होता है। ये 5 दिन कम, मतलब 25 दिन से 35 दिन के अंदर अगर आ जाती है तो ये नॉर्मल है। अगर ये आपकी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं और उन्होंने अभी उन्होंने डिलीवरी हुई है और बच्चे को दूध पिला रही हैं,
तो अक्सर पीरियड्स जो होते हैं, माहवारी जो होती है, वो ठीक टाइम पे नहीं आती, ज़्यादातर लंबे समय पे आती है। और अगर माहवारी जल्दी जल्दी आ रही है तो ये भी हो सकता है कि आपके जो महिला हैं उनके पेट में, बच्चेदानी में रसौली हो, फाइब्रॉइड्स हो, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक डॉक्टर को दिखाएं, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, और उसके अनुसार जैसा वो कहें वैसा इलाज कराएं। जी बिल्कुल, लगता है सीताराम जी फिर और से ये जरूरी है कि आप एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर, यानी कि हर महीने में कितने दिन खून आता है, कितना खून आता है, वो लिख के रखें। पिछले 3-4 महीने की अगर आप ठीक से हिस्ट्री डॉक्टर को देती हैं तो वो काफी हद तक उसको समझने में आसानी रहती है। और ये कैलेंडर आजकल ऐप पे उपलब्ध है। जी, फोन पर भी उपलब्ध होता है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। कब आपकी माहवारी शुरू हुई है, कितनी माहवारी थी, क्या ज्यादा खून आया या फिर कम खून आया, और कितने दिन तक चली, और अगली कब आनी है, इन सब की जानकारी जो है आप ऐप के जरिए भी रख सकते हैं। पीरियड्स के समय दर्द होता है या नहीं, अगर ऐप नहीं भी है तो कैलेंडर में आप मार्क कर लें, और ये डॉक्टर के पास ले जाना ना भूलें। जी बिल्कुल, तो आप आपके जरिए भी इस चीज का रिकॉर्ड रख सकते हैं, या फिर आप खुद कैलेंडर पे या फिर किसी किताब या कागज पे, कॉपी पे लिख करके भी रख सकते हैं। और फिर डॉक्टर के पास जब आप जा रहे हैं तो इसको ले जाना ना भूलें, पूरे रिकॉर्ड के साथ आप जाएं और फिर आप अपना पूरा जो भी समस्या है उनके सामने रख सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और अब डॉक्टर सक्सेना, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि डायबिटीज के साथ साथ और कौन कौन से टेस्ट करवाने की जरूरत होती है महिलाओं को गर्भधारण करने से पहले? अगर आप गर्भवती होना चाह रही हैं, बच्चा आप प्रेग्नेंट होने का सोच रही हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपना एक तो हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं। हीमोग्लोबिन यानी कि 12 ग्राम % से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो आपको और आपके बच्चे की जान का काफ़ी खतरा रहता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपके बच्चा कमज़ोर हो सकता है, और आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, और थकावट रहेगी, सांस की दिक्कत हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, पैरों में ज़्यादा सूजन आ सकती है। तो एक तो हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं। ज़रूरी है जानना कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप और RH, अगर आपका और आपके बच्चे हस्बैंड का अलग अलग है और आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो उसमें और तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा एक, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको पहले से डायबिटीज़ है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करें। और अगर आप कुछ गोलियां खा रही हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए तो उन्हें चेंज करके इंसुलिन का प्रयोग करना ज़रूरी है। और HbA1c यानी कि 3 महीने का ब्लड शुगर कंट्रोल आपका कैसा है, वो अगर 7 से कम ही है तभी आप बच्चे को आप प्रेग्नेंट होएं, क्योंकि अगर ये बढ़ा हुआ होता है तो बच्चे के अंदर अंदरूनी खराबियों के चांसेस होते हैं। थायराइड टेस्ट, पेशाब का टेस्ट, और VDRL यानी सिफिलिस, हेपेटाइटिस का टेस्ट, और HIV टेस्ट, ये सभी टेस्ट अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हम शुरुआत में ही करा लेते हैं। जी बिल्कुल, तो यदि आप माँ बनना चाहती हैं, इसकी तैयारी कर रही हैं, तो ये तमाम जांचें जो हैं आपको करवानी ज़रूरी हैं। अगर ये सब जांचें बिल्कुल, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो बिल्कुल आप गर्भावस्था के दौरान के दिशा में आगे बढ़ सकती हैं, और आगे चलकर आपका जो शिशु है उसका स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर बना रहेगा। बिल्कुल, आपको और क्या क्या ध्यान रखना है गर्भावस्था के दौरान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कार्यक्रम के दौरान, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बारे में, और साथ ही साथ शिशुओं के स्वास्थ्य को हम बेहतर किस प्रकार बना सकते हैं इसके संबंध में। तो आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनीपत से किशन जी ने हमें कॉल किया है। आइए उनका सवाल जान लें। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप?
नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि 2 साल की लड़की है 2 साल की लड़की है आपकी? और उसकी वजन नहीं बढ़ रहा, उसका बिल्कुल भी, और डॉक्टर के पास कई बार दवाई चेक कराई। जी बिल्कुल, 2 साल की आपकी लड़की है जिसका वजन नहीं बढ़ रहा है, डॉक्टर्स को भी दिखाया गया है लेकिन दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर गुप्ता क्या कहना चाहेंगे आप? किशन जी, किशन नाम है। हाँ जी। किशन जी नमस्कार। उसका वजन अभी कितना है? इसका जी 10 किलो है। 10 किलो है। अच्छा, और कब पता चला कि उसका वजन नहीं बढ़ रहा है? एक बात और है, इसकी मतलब जैसे आयरन है, फोलिक एसिड है, ये दवाई दे दी। नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं? ये डॉक्टर ने इसको दवाई दी है, आयरन है। आयरन की दी है, बढ़िया, और ठीक है, फोलिक आयरन एसिड देना ये चाहिए। दवाई देती है भूख लगने की। भूख हाँ, लगने हाँ, की दवाई हाँ। भी दी है। उसकी लंबाई आपको पता है कितनी है? लंबाई तो ठीक बता रही है उसकी। लंबाई ठीक है, लंबाई में कोई कमी नहीं है। और भूख लगती है बच्चे को? भूख लगती है, कम लगती है, भूख तो लग रही है, पर फिर भी वेट नहीं बढ़ जाता। फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं भूख लगती है, खाती भी है पर वेट नहीं बढ़ रहा तो है। देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं किशन जी। एक तो जो खाना मिल रहा है वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं है ना? तो खाने पीने में आपको थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और उसको आयरन दिया है वो अच्छी बात है, आप गुड़ दीजिए, चना दीजिए, दाल दीजिए उसको, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाइए उसके खाने में। और 1-2 महीने तक इंतज़ार करिए अच्छे खाने के बाद। अगर उसके बाद भी वज़न नहीं बढ़ता है तो आपको ज़रूर दिखाना पड़ेगा किसी बाल रोग विशेषज्ञ को। और अगर लंबाई उसकी ठीक है तो फ़िलहाल अभी इस टाइम घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खाने पे ध्यान दीजिए, उसकी वज़न बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, खाने को थोड़ा टेस्टी भी बनाएं जो कि बच्चे के लिए रोचक हो, और चेंज कर करके उसको खाना खिलाएं। बदलाव की जरूरत है। रोज क्योंकि अगर बच्चे हम बोर दाल हो रोटी जाते ही हैं। देते रहेंगे हाँ। तो बच्चे भी नहीं खाएंगे, हम में से भी कोई खाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए दिन प्रतिदिन बदलाव करके आप बच्चे को खाना खिलाइए। और जैसे अभी हमारे डॉक्टर ने आपको बताया है, प्रोटीन युक्त खाना जो है वो ज्यादा आपको देना है, वो आप बढ़ाइए, उसको खिलाइए। और 1 महीने तक आप बिल्कुल निगरानी रखिए कि क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं। अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तब आप जरूर फिर किसी और डॉक्टर से संपर्क कीजिए और पूरी जांच अपने बच्चे की करवा लीजिए। फिलहाल आपको ज्यादा घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, अब बढ़ेंगे आगे और अब डॉक्टर सक्सेना आपसे जानना चाहूंगी प्रेगनेंसी के चरणों के बारे में, और साथ ही साथ एक महिला की जो प्रसव हो चुका है वो दोबारा गर्भधारण कब कर सकती है, कितने समय का अंतराल होना चाहिए, इसके बारे में भी बताएं। प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, ये तो हम जानते हैं। इसके 3 तिहाई में इसको डिवाइड किया जाता है। पहले 3 महीने जो होते हैं पहली तिहाई यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 3 से 6 महीने के बीच दूसरी तिमाही यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर, और 6 से 9 महीने के बीच। तो पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में तो महीने में एक ही बार आप डॉक्टरी जांच कराएं, और 8वें महीने में हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार जांच कराएं। 9वें महीने में हर हफ्ते आप डॉक्टरी जांच कराएं। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो कम से कम 1.5 साल से 3 साल का अंतर रखें दूसरा बच्चा होने में, क्योंकि आपकी जो बच्चेदानी है, बाकी जो जैसे हमने डिस्कस किया प्रेगनेंसी में जो चेंजेस हैं वो सब ठीक होने के लिए कम से कम 1.5-2 साल लगते हैं। तो अच्छा होगा कि आपका बच्चा जब 1.5 साल या 3 साल हो सके तो बहुत ही अच्छा है, उसके बाद आप दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करें और तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, तो 1.5 से 3 साल का जो है अंतर होना चाहिए प्रेगनेंसी के बीच में, डिलीवरी और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बीच में। बिल्कुल, तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको? नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सिर्फ 2 ही टीके हैं, टेटनस के टीके हैं। ये आपको पहली तिमाही छोड़कर उसके बाद तीसरे महीने के बाद कभी भी पहला टीका लग सकता है, और उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद दूसरा टीका लगता है। इससे माँ को तो टेटनस से सुरक्षा मिलती ही है, बल्कि नवजात शिशु जो है जिसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती उसको भी टेटनस से बचाव मिल जाता है। आजकल काफ़ी सारे दूसरे टीके भी अवेलेबल हैं, जैसे कि जो कि डीपीटी जैसे हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस से बचाते हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे हैं। मगर 6
6 से 7वें महीने के बीच अगर आप ये लगवाती हैं तो ना सिर्फ आपको मगर आपके बच्चा जो कि 1.5 महीने के बाद जिसका टीकाकरण शुरू होता है, इम्यूनाइजेशन जो होता है बच्चे का वो 1.5 महीने के बाद शुरू होता है, तो उस 1.5 महीने में भी इस बच्चे को इन सभी डेंजरस बीमारियों से बचाव हो जाता है। और एक जानकारी देना चाहूँगा, अभी सरकार ने डीटी देना शुरू कर दिया है। पहले जहाँ पे हम टीटी लगाते थे सरकारी में, सरकारी अस्पतालों में और आशा वर्कर के थ्रू, अब हम डीटी वैक्सीन लगाते हैं। तो 2 डोजेस डीटी वैक्सीन के अब एंटीनेटल पीरियड में लग रहे हैं। तो टेटनस की जगह आप चाहे तो डीटी लगा सकती हैं या ये 3 बीमारियों वाला भी इंजेक्शन लगवा सकती हैं। जी, तो ये तमाम टीके जो हैं वो गर्भावस्था के दौरान लगवाने बेहद ज़रूरी हैं, माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र पुणे से जयश्री जी ने हमें कॉल किया है। आइए उनका सवाल जान ले। हेलो 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 मैम, मैं पुणे से बोल रही हूँ। जी नमस्कार, स्वागत आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैम मुझे मुहावरे में प्रॉब्लम आती है। हेलो हेलो मैम, मैं पुणे से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। जी, आप अपनी माहवारी के बारे में जानना चाहती हैं। माहवारी जो है वो प्रॉपरली नहीं आती है। हाँ, वो प्रॉपरली मैं आती है, तो 3 दिन आती है, 5 आती। सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ तक जयश्री जी आपकी जो आवाज है वो साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते हम आपका पूरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तक तो हम समझ गए हैं कि माहवारी आपकी प्रॉपर नहीं आती है, उसके साथ आप और क्या जानना चाहती हैं? हेलो, लगता है इनसे संपर्क जो है वो टूट गया है। माहवारी इनकी प्रॉपर नहीं आती है, क्या कारण है ये तो हम एग्जैक्टली नहीं जान पाए हैं, लेकिन जिन भी लड़कियों को ये समस्या होती है उन्हें डॉक्टर सक्सेना क्या सलाह देंगे आप? इसमें कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी उम्र कितनी है, इनके बच्चे कितने हैं, कितने समय से इनको ये पीरियड्स की माहवारी की दिक्कत आ रही है, पहले महीना कैसे आता था, कितने दिन खून जाता था, कितने टाइम बाद खून आता था, कम आता था या ज़्यादा आता था, ये सब चीज़ें जानने के बाद ही हम कुछ आगे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो है ये पीरियड्स ठीक टाइम पे ना आने की, वो पीसीओएस या हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें पीसीओएस की बीमारी होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम होती है, और अगर खून जल्दी जल्दी आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो अंदर बच्चेदानी में फाइब्रॉइड या रसौली हो सकती है, और अंदर कोई और आर्टीरियोवीनस मैलफॉर्मेशंस वगैरह हो सकती हैं, या बच्चेदानी के मुंह पे कोई घाव हो सकता है जिसकी वजह से पीरियड्स के बीच बीच में भी माहवारी या ब्लीडिंग हो रही है। ये भी जानना ज़रूरी है कि ये दर्द के साथ माहवारी आती है या बिना दर्द के आती है। अगर ये सब चीज़ें हम जान पाएंगे तभी हम आपको बता पाएंगे कि क्या कारण हो सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए और मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बना के जैसी जांचें वो बताती हैं, अल्ट्रासाउंड बताती हैं, खून की जांच बताती हैं, अंदरूनी जांच करती हैं, तो वो सब चीज़ें पूरी तरह देखकर ही हम बता सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। जी बिल्कुल, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक रिकॉर्ड बना लें और फिर अपने आसपास जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे आप बिल्कुल संपर्क कर लें। जयश्री जी बिल्कुल, और इसी के साथ अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंध में और साथ ही साथ शिशुओं के स्वास्थ्य के बारे में। तो आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगी, समय से पहले जो जन्मे शिशु होते हैं उनमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और साथ ही साथ लक्षण क्या होते हैं उनके?
जो समय से पहले बच्चे होते हैं उनमें premature दो baby। तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो उनका वजन कम होता है और दूसरा वो दूध पीने में उनको उतनी क्षमता नहीं होती, तो वो अच्छे से फीडिंग प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। दूसरा, खून की कमी भी उनमें होती है। इन्फेक्शन के लिए कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता उनमें कम होती है, तो इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ है, ये एक विशेष सर्किल है। अब उनका वज़न कम है, दूध पी नहीं पाते ठीक से, इन्फेक्शन उनको बार बार होते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान हम नहीं देते, तो उनका वज़न बढ़ना भी उतनी तेज़ी से नहीं होता। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और वज़न अगर नहीं बढ़ता है तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो और साथ में उनको निमोनिया, दस्त, बीमारियां ये बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। तो इसलिए हमें प्लान करना और बच्चा पैदा होने के बाद उनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, जिसका वज़न 1.5 किलो से भी कम है, तो उसको हम शुरू में ही भर्ती करके फीडिंग कराते हैं, इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं, और उससे बड़े बच्चों को हम डिस्चार्ज करते हैं और उनको सलाह देते हैं। टीकाकरण करवाना इन बच्चों का बहुत ज़रूरी है। जनरली हम कहते हैं कि बच्चा कमज़ोर है तो उनको हम टाइम पे टीकाकरण के लिए नहीं ले जाते जी। तो ऐसा नहीं है, आप टीकाकरण के लिए नॉर्मल बच्चों की तरह ही जरूर ले जाइए। ठंड से उनको बहुत बचा के रखना होता है, क्योंकि इन बच्चों में स्किन भी नहीं डेवलप होती है, प्रतिरोध कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता भी कम होती है, तो इस मौसम में ठंड से बहुत बचा के रखना है। ठंड से बचाना है जी। और साथ ही साथ जैसे अभी आपने जिक्र किया कि लोग टीकाकरण करवाने नहीं ले जाते हैं जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपका अगर बच्चा टाइम से पहले उसका जन्म हो गया है तो आपको उसका टीकाकरण भी प्रॉपरली करवाना है, नॉर्मल बच्चों की तरह ही करवाना है, और उसकी देखरेख काफी अच्छे तरीके से करनी है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जुड़ गए हैं, राजस्थान से अजीत जी ने हमें कॉल किया है। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, लगता है इसका जो कॉल है वो कट चुका है। कोई नहीं, आप अजीत जी दोबारा ट्राई कीजिए, और हम यहाँ पर मौजूद हैं अभी, और आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर सक्सेना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहते हैं कि 30 से 35 के बाद जो है गर्भ धारण करना काफी नुकसानदेह हो सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये सही है या फिर गलत? आजकल कामकाजी महिलाएं देख रहे हैं, शादियां भी लेट हो रही हैं और बच्चे प्लान करने के लिए भी उनके पास समय नहीं होता। लेकिन ये देखा गया है कि अगर 30 साल से 35 साल या उसके ऊपर प्रेगनेंसी होती है तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो जैसे हमारे अंडे होते हैं, ओवा होता है ओवरी में, वो एजिंग होने लगती है, तो उसकी वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ बच्चे के अंदर हो सकती हैं, उनकी जीन्स में गड़बड़ हो सकती है, कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं। इसके अलावा उनके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस, और डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के, थायराइड की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उनके दिमाग में, हार्ट में, लंग्स में, किडनी में और बच्चेदानी के अंदर और नाल में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो सकती है। बच्चा IUGR या मतलब कमज़ोर हो सकता है। टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, जैसा कि प्रीमेच्योर बेबी डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वो सारे खतरे फिर बच्चे को होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम, और नाल भी बहुत अच्छी नहीं होती, वो भी कमज़ोर होती है और जल्दी ही उसके भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी 30 साल से कम में ही आप प्लान कर ले तो वो आपके लिए सबसे अच्छी है। जी बिल्कुल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाराबंकी से बलराम जी ने हमें कॉल किया है। आइए उनका सवाल जान ले। हेलो 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 सर जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर, 1 महीने का बच्चा है, कुछ मुहा जैसी स्थिति मालूम होती है और कुछ हल्का से ओठ काले हैं। जी, तो सर्दी की वजह से ओठ काले हैं या कोई गड़बड़ी की संभावना है? बलराम जी नमस्कार। उसको नीला है या काला है? मेरे ख्याल से नीला होगा, जो आप काले की तरह समझ रहे हैं। जी हाँ, कुछ नीला और काला है। तो दूध वो लगातार पी पाता है या रुक रुक के दूध पीता है और पसीना आ जाता है? दूध तो पी रहा है। देखिए, एक दिल की बीमारी हो सकती है इसको। ठीक, लगातार नीला रहता है, अगर होठ लगातार नीले रहते हैं, जीभ लगातार नीली रहती है, तो दिल की बीमारी हो सकती है। इसको हम साइनोटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं।
मुहा जैसे कुछ दाने जबान में है। हाँ, तो उसको आप दिखाइए, क्योंकि ये दिल की बीमारी हो सकती है, दिल में छेद हो सकता है इस बच्चे को। थोड़ा सुस्त दिखता है। बलराम जी, इसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। अगर वो नीला है, उसके होंठ और जीभ नीले हैं, तो दिल की बीमारी हो सकती है, दिल में छेद हो सकता है। उसको आप किसी बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। जी बिल्कुल बलराम जी, अगर ऐसा है तो आप जल्द से जल्द किसी बाल रोग विशेषज्ञ का संपर्क करें। आप अपने बच्चे की प्रॉपर जांच करवा लें, बिल्कुल भी अब समय नहीं गंवाना है आपको। आप जल्द से जल्द नजदीकी जो डॉक्टर हैं उनका संपर्क कर लें। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, बदलते मौसम का जो असर है वो सबसे ज्यादा हमारे बच्चों पर पड़ता है, नवजात शिशुओं पर पड़ता है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर को थोड़ा बढ़ाया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक्सट्रीम कोल्ड से बचा के रखना है। दूसरा है कि हम उनका न्यूट्रिशन अच्छा रखें। तीसरा है टीकाकरण सही समय पे करवाएं। और चौथा है कि हम उनको जो बीमारियां हैं, जैसे जल्दी कोई भी बीमारी अगर होती है तो तुरंत उसको हम सही सलाह लें। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। और अगर जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, जैसे बच्चे हुए और बुजुर्ग हुए, तो इन दोनों लोगों को इस ठंड में परेशानियां ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोनों को ही हमें बचा के रखना है और सही समय पे उपचार करवाना जरूरी है। जी बिल्कुल, तो खान पान का ध्यान रखना है, ठंड से बचा के रखना है, समय समय पर टीकाकरण भी करवाना है, जिससे इस ठंड के मौसम में अपने बच्चों की सही तरह से देखभाल की जा सके। बिल्कुल, अब डॉक्टर सक्सेना, आपसे जानना चाहूंगी, कौन सी वो परिस्थितियां होती हैं जिनमें गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है? काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, ये 1 से 5% लोगों के अंदर होती है। माँ या उसके हस्बैंड में किसी में भी अगर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है तो बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चेदानी के अंदर कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है या एडिशंस हैं, उस कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसको हम एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम बोलते हैं। उसके अंदर भी गर्भपात होने के चांसेस हैं। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, आपको कमज़ोरी है, तो उसमें गर्भपात हो सकता है। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स प्रॉपरली कंट्रोल्ड, डायबिटीज़ नहीं है, या थायराइड है और थायराइड की दवाई आप ठीक से नहीं ले रहे हैं और वो ठीक लेवल्स में नहीं है, तो फिर आपको गर्भपात हो सकता है। अगर कोई भी शरीर में बीमारी हो, जैसे कि सांस की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत या किडनी की दिक्कत, अगर वो ठीक से कंट्रोल नहीं है तो गर्भपात होने के चांसेस काफ़ी हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करती हैं, अगर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीज़ें, या शराब का नशा करते हैं, तो उसमें भी देखा गया है कि स्थितियों में भी गर्भपात का खतरा काफी बढ़ सकता है। तो इन सब चीजों से आपको संभल कर रहना है। बिल्कुल, अब समय आ गया है कार्यक्रम में रैपिड फायर क्वेश्चंस रखने का। तो शुरुआत करूंगी मैं डॉक्टर सक्सेना आपसे। 10 सेकंड में आपको इसका जवाब देना है। सुरक्षित गर्भधारण करने के लिए क्या सलाह देंगे आप? सुरक्षित गर्भ धारण करने से पहले आप अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें। अपने सारे टेस्ट करा लें, शुगर, डायबिटीज़, थायराइड वगैरह सब कुछ कंट्रोल्ड में रहना चाहिए। डॉक्टर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और टाइम टू टाइम दिखाएं। टीकाकरण सही टाइम पे कराएं, डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में कराएं, और फिर ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम देना बहुत जरूरी है, और जब बच्चा मांगे उसको सिर्फ अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें, और बच्चे को पानी, शहद, चाय, कोई और का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, पानी भी नहीं देना। जी बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहूंगी, नवजात शिशु को डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिए? कुछ लक्षण हैं, जैसे बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया या कम कर दिया, सुस्त हो गया, उसके हाथ पांव ज्यादा ठंडे रहते हैं, जी, सांस लेने की दिक्कत है, बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, या सांस में आवाज आ रही है, जी, या बहुत ज्यादा लैट्रिन कर रहा है, पेशाब बंद हो जा रही है, जी, तो पेट बहुत ज्यादा फूल जा रहा है। हाँ, तो ये सारे लक्षण हैं जो आपको संकेत देते हैं कि आपको अपने नवजात शिशु को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बिल्कुल, आखिरी सवाल डॉक्टर सक्सेना आपसे कि टाइफाइड का टीका लगाना क्यों महत्वपूर्ण है?
टाइफाइड का टीका, टाइफाइड जो ऐसी बीमारी है जो पानी से फैलती है और इसकी वजह से अगर टाइफाइड होता है तो बहुत लंबे टाइम तक बुखार रहता है। बच्चा या माता जिसको भी हो रहा है उसको काफी ज्यादा कमजोरी आ जाती है, खून की कमी हो जाती है और ये बहुत आसानी से इंजेक्शन लेने से इसका बचाव हो सकता है। जी बिल्कुल, इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी हो जाता है टाइफाइड का। तो इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मातृत्व सुरक्षा के मायने केवल माताओं की सुरक्षा नहीं बल्कि शिशुओं की भी सुरक्षा है। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं आपने जो जानकारियां दी हैं उनसे हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के जरिए जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी जागरूकता का प्रमाण आपकी मेल्स हम तक पहुंचाती हैं। जी हां, जो भी आपकी मेल्स आती हैं वो हमें प्रोत्साहित भी करती हैं कि हम अपने कार्यक्रम में नए नए विषय शामिल कर सकें और भी ज्यादा जो बीमारियां हैं उनके प्रति आपको हम जागरूक कर सके, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा के आपको लाभान्वित भी कर सके। जैसे आपको बता दें कि बिहार के जो गोपालगंज से कौशल किशोर जी हैं वो जानना चाहते हैं कि जोड़ों का उन्हें दर्द रहता है, लेकिन डॉक्टर को भी दिखाया है उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। ये समस्या उन्हें परेशान कर रही है। और साथ ही साथ जयपुर से 17 साल के केशव अपनी आंखों की कम होती रोशनी से काफी चिंतित हो रहे हैं। तो आपको बताएं कि आगरा के जो राघव कौशिक हैं वो अपनी त्वचा की समस्या से काफी परेशान है। ये तमाम मेल्स जो हैं जो हमारे पास आई हैं और इसके अलावा भी हमारे पास कई ऐसी मेल हैं जो हमें प्रोत्साहित करने और कार्यक्रम में कुछ नया करने के सुझाव भी देती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार अपना जो प्यार है इन मेल्स के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें मेल्स करें। इसके लिए आप हमारा जो ईमेल आईडी है वो नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है और आपको हमारा पता भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए swasthkisan@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके जरिए आप अपनी मेल्स हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये हमारा पता है जिसके जरिए आप अपने जो पत्र हैं वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, डीडी किसान देखते रहें। नमस्कार।